नमस्कार बेटा, आप सभी को 10th क्लास आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था हमारी हिंदी की स्पर्श की पाठ्य पुस्तक में प्रथम पाठ जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। आज उसी कहानी को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एग्जाम हुआ और एग्जाम में रिजल्ट क्या रहा। तो देखिए, लेखक कह रहा है कि सालाना इम्तिहान हुआ, यानी साल में पेपर हुए। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। अरे वाह! और अपने दर्जे में यानी अपनी क्लास में फर्स्ट भी आया। मेरे और उनके बीच में अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। मन में तो आया कि भाई साहब को आड़े हाथों ले लूं। क्या कहूं कि अरे भाई, आपकी ये घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखो, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में फर्स्ट भी आया हूँ। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार मुझे शर्मजनक शर्मशार करने लगा, है ना। तो अब मुझे अपने ऊपर थोड़ा अभिमान हो गया और मेरा आत्मसम्मान बढ़ गया, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई। भाई साहब का रौब मुझ पर नहीं रहा। आजादी से खेलकूद में शामिल होता था, पक्का दिल करके। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत करी यानी इंसल्ट करी, तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मारा भाई। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल भी आ गया। पर जबान से ये हेकड़ी जताने का मेरा हिम्मत नहीं बन पाया। मेरे रंग ढंग से ये साफ जाहिर हो जाता था कि बड़े भाई साहब का मेरे ऊपर अब आतंक नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया यानी अनुभव कर लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भौर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट चढ़ाकर भोजन के समय लौटा। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? भौर का यानी अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम। कहाँ? क्या गेम था? गुल्ली डंडा, आपको पता है। एक छोटी सी लकड़ी की बनी हुई तीखी, दोनों किनारियों पे जैसे क्रिकेट में हम स्टंप के ऊपर गिल्लियां लगाते हैं ना, वैसी गिल्ली, और उसको चोट मारने के लिए एक डंडा होता है पुराना। ये खेल है गिल्ली डंडा। इस तरह का खेल वो खेल करके, यानी बिल्कुल हॉस्टल के अंदर कब आया? खाना खाना खाने वाले यानी लंच के टाइम। ठीक है। तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। क्या कहने लगे? देखो, देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें बहुत दिमाग हो गया यानी घमंड हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। अब उन्होंने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण दिए जिनके माध्यम से बताया कि वास्तव में अहंकार करना बहुत गलत है। यानी अहंकार करने वाले का सब कुछ नष्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहला उदाहरण दिया उन्होंने रावण का। रावण जो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्ञानी माना जाता था, लेकिन वही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत होने लगती है। देखिए क्या कहा बड़े भाई ने कि रावण के चरित्र में से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई विशेष चीज नहीं है। असल चीज तो क्या है? बुद्धि का विकास। यानी जो कुछ भी पढ़ो उसका पूरा अभिप्राय समझो। रावण रावण जो है पूरे भूमंडल का राजा था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। आजकल अंग्रेजों के भी राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे, बिल्कुल स्वाधीन। रावण तो चक्रवर्ती राजा था, संसार के सारे राजा भी उसे कर देते थे। कर देना यानी टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ भाई? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। उसे कोई टुल्लू पानी देने वाला यानी एक घूंट पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे कर ले, लेकिन अभिमान बिल्कुल भी मत करे। इतना ही नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। ये तो रावण का उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया शैतान का। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। उसे भी ये अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त और कोई है ही नहीं। यानी शैतान एक और था जिसको ये लगा कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। और अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि उसे भी स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। तीसरा उदाहरण दिया शाहिरूम का। शाहिरूम भी एक बहुत बड़ा सम्राट था। उसने भी अहंकार किया और अंत समय में उसे भीख मांग मांग कर मरना पड़ा। तो लेखक का भाई जो है वो लेखक को समझाता है कि तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है, यानी एक क्लास पास की है। अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके।
ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। यानी ये भी एक मुहावरा है। अनायास ही किसी कामचोर को कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना। मगर बटेर भाई एक बार ही हाथ लगती है, बार बार हाथ नहीं लगती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी कोई अंधा चोट खेलते हैं। यानी आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि खेलते खेलते कोई ऐसा स्ट्रोक लग जाता है, जो स्ट्रोक कैसा माना जाता है, जो स्ट्रोक माना जाता है कि वास्तव में हमारा ब्रिलियंट था, है ना। कहते हैं ना, तीर में तुक्का मार देना, बस वही वाली बात है। तो इसमें भी कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी तो वास्तव में वो होता है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए। यानी हर एक बॉल को, हर एक स्ट्रोक जो है वो बेहतरीन खेले। ठीक है ना। तो छोटा भाई कह रहा है कि भाई मेरे बड़े भाई मुझे समझाने लगे कि भाई मेरे फेल होने पे मत जा, मेरे दर्जे में आएगा ना तो दांतों पसीने आ जाएंगे। दांतों पसीने आ जाना यानी बहुत बुरी हालत हो जाना। कैसे? तो उन्होंने बताया भाई जब जेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और हिस्ट्री में बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे, तब तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। यानी अलग अलग विषयों के उदाहरण देते हुए उन्होंने अपनी बात बताई है। हिस्ट्री में क्या है, 8 हेनरी हो गए। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, ये याद कर लेना तो बहुत मुश्किल है। अगर हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया ना तो सारे नंबर गायब, सफा चट। एक सिफर भी ना मिलेगा, यानी सिफर यानी एक अंक तक नहीं मिलेगा। वो किस ख्याल में। इसी तरह से हिस्ट्री में दर्जनों जेम्स हो गए, दर्जनों यानी 12 की संख्या में जेम्स। अब दर्जनों विलियम्स हो गए, कोड़ियों के चार्ल्स हो गए। दिमाग चक्कर खाने लगता है। इसका मतलब कि पढ़ते पढ़ते आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है, यानी दिखने की क्षमता समाप्त होने लगती है। लेकिन लेखक ने यहाँ ये भी बताया है कि हिस्टोरिकल इन राजाओं के नामों के आगे हम ये थोड़ा दुख भी जता सकते हैं कि इन भागों को और दूसरे नाम ही नहीं मिले। एक के आगे आगे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते ही चले गए। तो लेखक का बड़ा भाई कहता है भाई कुछ नाम मेरे से ही पूछ लेते तो 10 एक लाख नाम तो मैं भी बता देता। इसी तरह ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो भाई खुदा की पनाह, यानी भगवान बचाए। अ ब ज की जगह अगर अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। क्यों? क्योंकि इन निर्दयी मुमतहीन, निर्दयी का अर्थ होता है कभी भी दया न करने वाला, और मुमतहीन का अर्थ होता है शिक्षक। यानी ये जो शिक्षक है इनको हमने क्रूर माना है। क्यों? क्योंकि अ ब ज की जगह अगर अ ज ब लिख दिया तो क्या फर्क पड़ा। व्यर्थ की बातों के लिए छात्रों का खून क्यों करते हो। भाई दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, बात तो एक ही है। लेकिन इन परीक्षकों को कौन समझाए। ये तो यही सोचते हैं कि पुस्तक में जो जो अक्षर लिखा हुआ है लड़के सारे अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम क्या लिख दिया, शिक्षा रख दिया। यानी उन्होंने उस समय की शिक्षा पद्धति पर भी व्यंग्य किया है, जो मात्र किताबी और रटने वाली पद्धति को महत्व देती है। उसमें व्यवहारिक शिक्षा या अनुभव के ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, इसमें दिया गया है कि अगर किसी रेखा पर लंब गिरा दिया जाए तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। तो भाई पूछो इसके पीछे क्या प्रयोजन है, इसका उद्देश्य क्या है। दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा रह जाए मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सारी की सारी खुरापात हमें याद रखनी पड़ेगी। है ना। अपने आप को आपने देखा होगा कि साइन कोस थीटा, ये सारे के सारे नियम हमें उनका मान, इनका सारा जितना भी फॉर्मूला है हमें पूरा रटना पड़ता है। अगर रटे नहीं तो आगे जो उसमें आपको आकृति दी गई है उस आकृति के अकॉर्डिंग आपको वहां पर लंब निकालना है, आधार निकालना है, तो हमें इसमें किसी भी चीज का पता नहीं चल पाएगा। तो इनके मान पूरे हमें याद रखने पड़ते हैं। इसी तरह से अब लेखक ने हिंदी विषय को अपना उद्देश्य बनाया। देखो हिंदी, हिंदी में क्या कहा गया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। ठीक है, जो 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। यानी अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लो, और उसके नाम को लिखते ही जाओ, लिखते ही जाओ। कौन नहीं जानता कि भाई समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, और दूसरों का उस पर स्नेह होता है, कारोबार में उसकी उन्नति होती है। लेकिन इसी जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या आवश्यकता। मैं तो इसे हिमाकत कहूंगा। अब हिमाकत का क्या अर्थ है, हिमाकत का अर्थ है व्यर्थ, समय की बर्बादी।
समय की किफायत नहीं है। किफायत का अर्थ है उपयोगिता। ठीक है, यानी ये तो बात हुआ समय के दुरुपयोग से संबंधित, कि व्यर्थ में ही किसी बात को ठूस ठूस कर लिखते जाओ। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ भी कहना है वो चटपट कह दे और अपना रास्ता ले ले, मगर नहीं। 4 पन्ने रंगने हैं, चाहे जैसे भी लिखो, पन्ने पूरे फुल स्केप आकार के होने चाहिए। ये तो छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है। अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, यानी संक्षेप का भी कह रही हो और साथ में कह रही हो कि निबंध पूरे 4 पन्नों का होना चाहिए। भाई संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 200, पता नहीं 100 कितने पन्ने लिखवा लेते। तेज भी दौड़ो और धीरे भी दौड़ो, है ना उल्टी बात, है कि नहीं। यानी बड़ा भाई यहाँ पर छोटे भाई को समझा रहा है कि विषयों में अगर हम इन सारे विषयों की अध्ययन की बात करें, तो हर एक विषय में कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः अध्ययन करना कोई आसान कार्य नहीं है। मात्र किताबों को रटना भी उचित नहीं है, बल्कि व्यवहारिक और अनुभव की शिक्षा को भी महत्व दिया जाना आवश्यक है। आगे देखिए, वो वापस से इन शिक्षकों पर वो अपना व्यंग्य कसते हुए क्या कहते हैं, इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं है। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। तो मेरे दर्जे में आओगे ना लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब तुम्हें आटे दाल के भाव मालूम होंगे। यानी जब मेरे क्लास के स्टैंडर्ड में आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज लेना कितना मुश्किल काम है। ठीक है, इस तरह से लाख फेल हो गया हूँ, यानी बड़ा भाई कहता है मैं हालांकि इस दर्जे में यानी इस क्लास में फेल हो चुका हूँ, अनुत्तीर्ण रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे से तो बड़ा हूँ, यानी इस संसार में मुझे तुमसे पहले जन्म प्राप्त हुआ है, और इस कारण मैं तेरे से तो बड़ा हूँ, और तुमसे ज्यादा मेरे को इस जीवन का अनुभव है। तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसे गांठ बांध लो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। यानी सिर्फ क्लास के अकॉर्डिंग अगर तुम मेरे लेवल में आ भी जाओ, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं उम्र के हिसाब से तुमसे बड़ा हूं, तो बड़ा ही रहूंगा। अब छोटे भाई को इतना बड़ा लेक्चर मिल गया, ये पूरा उद्देश्य उसने सुना। छोटा भाई क्या सोच रहा है, अरे स्कूल का समय मेरा थोड़ा निकट था, भगवान जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होएगी। भोजन आज मुझे बेस्वाद सा लगने लगा। जब पास होने पर इतनी इंसल्ट हो रही है, तो अगर मैं फेल हो जाता तो पता नहीं मेरे प्राण ही ले लिए जाते। बड़े भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मुझे आज दिखाया, उसने मुझे अंदर तक भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर तो नहीं भागा, लेकिन यही ताज्जुब की बात है, इतने तिरस्कार के बावजूद भी मैं पुस्तकों के प्रति अपनी अरुचि ज्यों की त्यों ही बनाए रखता था। यानी फिर भी मुझे बुक रीडिंग करना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। यानी किताबें पढ़ने का शौक मुझे फिर भी नहीं पनप पाया था। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता था। पढ़ता भी था, मगर बहुत कम। बस इतना ही पढ़ता था कि रोज का मेरा एक जो टास्क है वो पूरा हो जाए, और मेरे को मेरी क्लास में दलील भी ना होना पड़े। दलील ना होना यानी अपमानित ना होना। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका इतना डेवलप हो गया, वो किस कारण से, कि वो अपनी क्लास में न केवल पास हुआ बल्कि फर्स्ट भी आया था। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस क्या हो गया, लुप्त हो गया, और चोरों के इस समान उसका जीवन कटने लगा। तो इस प्रकार आज हमने अपनी इस कहानी में देखा कि जो सालाना एग्जाम हुए और एग्जाम में बड़ा भाई फेल हुआ और छोटा भाई पास हो गया, फिर भी छोटे भाई को जो है अपने बड़े भाई के समक्ष नीचा ही देखने को मिला। बड़े भाई ने उसके सामने ये तर्क प्रस्तुत किया कि दर्जे में चाहे कितने ही आगे निकल जाओ, लेकिन उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूं, तो मुझे तुम्हें डांटने का और तुम्हें सही रास्ता दिखाने का पूरा अधिकार है। अब अगली कहानी के हिस्से में हम पढ़ेंगे कि फिर से जो एग्जाम होता है उसका क्या रिजल्ट रहता है, और फिर बड़ा भाई जो है उसके समक्ष छोटे भाई की श्रद्धा क्यों बढ़ जाती है। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। धन्यवाद बेटा।